Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 8th history. ठीक है, पिछले कुछ दिनों से लेक्चर्स जो है वो टाइमली अपलोड नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ माई ओन एग्जामिनेशंस, लेकिन अब हम अपना पूरा सिलेबस समय से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. प्लस आई विल ऑल्सो ट्राई कि एक प्रॉपर रिविजन जो है मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है, आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग सम न्यू इनिशिएटिव्स जहाँ पर नोट्स और डेली कुछ क्वेश्चंस का हम रिविजन कर सकें. ठीक है, और अगर रिसोर्सेज इकट्ठे हो पाते हैं तो हम एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग का जो क्लास है उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रिटिशर्स का आना, किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया और फिर उसके आगे कैसे प्रोसीजर्स होते गए. राइट, चलो अब शुरू करेंगे. हाय गाइज, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से सॉरी बिकॉज पिछले कई दिनों से लेक्चर्स जो है वो टाइमली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स थे जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाया. ठीक है, लेकिन अब से लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड होते भी जाएंगे. साथ में हमारा सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है, दोनों क्लासेस का, 8th का भी और 9th का भी. कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो उनको हम ट्राई करूँगी कि वन शॉट वीडियो की मदद से मैं उनको अपलोड करते जाऊँ ताकि आप एक बार में लेक्चर्स को देख सकें और हम प्रॉपरली रिवीजन भी कर सकें. राइट, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं है तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. राइट, चलो आज का लेक्चर है 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के लिए, चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एडुकेटिंग द नेशन. यहाँ से जो हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री की बुक देखेंगे एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड में, तो लास्ट के जो 3 चैप्टर है, जो 10th चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो तो डिलीटेड. राइट, न्यू बुक्स में मेंशन भी नहीं है. लेकिन 7, 8 और 9 जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये 3 जो चैप्टर हैं ये टोटली बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग पर. राइट, मतलब पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें आपको स्टोरीज थी, है ना. यहाँ पर आपको क्या है, सीक्वेंस में बताया जा रहा है कि हो क्या क्या रहा था, है ना, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही थी. राइट, रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे. गेटिंग, तो यहाँ पर फैक्ट्स कम हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये आखिरी के जो 3 चैप्टर है ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, जिसका कारण यही है कि आप इतना ज़्यादा और इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं इसमें, और जब बच्चे कनेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है. ठीक है, तो शुरू करेंगे इस चैप्टर से बिना देर किए. सिविलाइजिंग द नेटिव्स चैप्टर का नाम में आधे से ज़्यादा कहानी तो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, सिविलाइजिंग द नेटिव्स. नेटिव्स का मतलब होता है कि किसी एक जगह पर या एक टेरिटरी में रहने वाले इंडिजीनियस लोग. ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो हम इंडिया के नेटिव्स कहलाएंगे. राइट, अगर कोई यूएसए से पर्सन आकर इंडिया में रुका हुआ है तो आप उसको नेटिव नहीं कहेंगे. गेटिंग, तो नेटिव मतलब किसी जगह पर रहने वाले इंडिजीनियस लोग, वहाँ को जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को आप नेटिव्स बोलेंगे. ठीक है, सिविलाइजिंग 6th स्टैंडर्ड में जब हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ से हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था. ठीक है, तो वहाँ जो वर्ड आया है सिविलाइजेशन, ठीक है, वहीं से आपको कनेक्ट करना है सिविलाइजिंग. ठीक है, सिविलाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को सभ्य बनाना, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. ठीक है, जैसे आपने घर में सुना होगा कई बार आपके पेरेंट्स जब आप कोई गलती करते हैं या मिसबिहेव करते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि सभ्यता से बिहेव करो. ठीक है, मतलब सभ्य बनो. राइट, तो यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरू होती है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं. 8th स्टैंडर्ड की हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए, ट्रेड करने के मोटिव से आए, धीरे धीरे करके उन्होंने टेरिटरी को रूल करना चालू कर दिया, है ना. ट्रेडर से वो रूलर बन गए, फिर उन्होंने कंट्री साइड में रूल कर लिया, है ना. मतलब कि उनको लगा कि हमारा रेवेन्यू बेस जो है वो बढ़ना चाहिए. राइट, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होना चाहिए, तो कंट्री साइड में कर लिया. फिर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा ट्राइबल्स और दिकूस के बारे में. राइट, तो ट्राइबल पीपल को भी उन्होंने रेवेन्यू के दायरे में लाने की कोशिश की, उनको भी सेटल बनाकर उनको भी सिविलाइज करने की कोशिश की. राइट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कराया. फिर हमने देखा कि कैसे लोग उनसे परेशान हो गए, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, चैप्टर नंबर 5. राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके लोग जो है वो ब्रिटिशर्स की रियलिटी को समझ पा रहे थे कि अब ये ट्रेडर्स नहीं है, अब ये हमारे यहाँ के रूलर्स बन चुके हैं. लेकिन जब ब्रिटिशर्स रूलर बनते हैं तो यहाँ पर उनको एक चीज़ समझ में आती है कि हमें अगर इस टेरिटरी को रूल करना है तो यहाँ के कुछ लोगों को अपने फेवर में करना पड़ेगा, उनको सिविलाइज करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा. राइट, उनको अपनी लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, उनको ऑफिशियल वर्क सिखाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये हमारे लिए किसी गवर्नर का या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम कर पाएंगे.
राइट। तो यहीं से कहानी शुरू हो रही है सिविलाइजिंग दी नेटिव्स की, राइट, एंड एडुकेटिंग दी नेशन। पूरे नेशन को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसको समझ में आई? ब्रिटिशर्स को, कि हमारी है, राइट। अब यहाँ पर अगर ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो इनिशियल कहानी है वो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई जाएगी कि कैसे ब्रिटिशर्स को लगता है कि इंडियंस जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य नहीं है ना। जैसे इन ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हम सूट पहन रहे हैं, हम टाई लगा रहे हैं, हम शूज़ पहन रहे हैं तो हम सिविलाइज्ड हैं, हम जेंटलमैन लग रहे हैं। वहीं पर अगर एक इंडियन है जो धोती कुर्ता पहना हुआ है, ठीक है, पगड़ी लगाया हुआ है या शूज़ नहीं पहन रहा है, तो उनको लगता था कि ये लोग सिविलाइज नहीं है, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट्स, कल्चर, सारी चीज़ों से, एजुकेशन, लैंग्वेज, सब चीज़ों से मिलाकर ब्रिटिशर्स को लगा कि यूरोपियंस जो है दे आर मोर सिविलाइज्ड, एंड if they want to rule a territory like India, they have to make the people of that territory also civilized, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सिविलाइजेशन कराना मतलब सिविलाइज कराना चालू करेंगे नेटिव्स को किस तरीके से। सबसे पहले समझ में आता है कि भैया एक काम करो, फोकस ऑन एजुकेशन, राइट। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को ऑफिशियल बनाना है ना, उसको एक पोस्ट पर रखना है, उसको सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिलाने हैं आपको, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, राइट। तो बेसिक कहाँ से शुरू हो जाएगा? एजुकेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे इन द सेंस जिनको एजुकेशन के फील्ड में नॉलेज होता है, राइट। ऐसे कुछ लोग इंडिया आते हैं, राइट, इंडिया आते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। पहले वो ये देखते हैं कि इंडिया का कल्चर है क्या, राइट। इंडिया के लोग, अभी तक ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने जब हमें पढ़ाना चालू किया, जब उन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्कूल्स खोले, हमें पढ़ाना चालू किया, तभी हमने पढ़ना सीखा। नो, इंडिया में पहले भी लोग पढ़ रहे थे, राइट। पहले भी पाठशाला हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, और लोग वहाँ पर एजुकेशन को गेन कर रहे थे। लेकिन हमारे एजुकेशन गेन करने का तरीका ब्रिटिशर्स के एजुकेशन से डिफरेंट था, ठीक है। ये आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो इंडियन पाठशाला होती है उनको कंप्लीटली चेंज करने की बात करते हैं ब्रिटिशर्स, और उसके फिर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और लोग किस तरीके से उसको अपनाते हैं, राइट। चलो, अब एजुकेशन की बात आती है तो क्या होता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि इंडियंस अभी तक पढ़ते कैसे थे, है ना। तो यहाँ पर देखा गया कि जो हमारे ईस्टर्न लिटरेचर है और वेस्टर्न लिटरेचर है, इन दोनों में चालू हो जाता है एक कंपैरिजन, ठीक है। अब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कहाँ से आया? ये ईस्टर्न और वेस्टर्न लाने का मतलब है कि अगर आप ग्लोब देखेंगे, ठीक है, तो ग्लोब में जैसे इक्वेटर जो होती है वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है अर्थ को, दो पार्ट को, ठीक है, अर्थ को दो पार्ट में, है ना। वैसे ही अगर आप देखें तो जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको बीच से अगर आप अर्थ को एक लाइन से सेपरेट करेंगे तो इस तरफ वाली जो कंट्रीज़ हैं इनको आप कहेंगे ईस्टर्न कंट्रीज़, बिकॉज दिस इज़ ईस्ट डायरेक्शन, एंड यहाँ वाली कंट्रीज़ को आप कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ वाली कंट्रीज़ में कौन आती है? मेनली एशिया, राइट, फिर थोड़ा सा पार्ट अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और इस तरफ कौन आएगा? वेस्टर्न तरफ में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट। गेटिंग? तो ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि जो वेस्टर्न लिटरेचर है, यानी जो वेस्ट यानी यूरोप और अमेरिका तरफ के जो लिटरेचर्स हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है या वहाँ का जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न नॉलेज या ईस्टर्न लिटरेचर्स, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पर मेनली जो इंडियन टेरिटरी है, राइट, उसके आसपास का जो रीजन है, और यहाँ पर जो आपके इस तरफ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का था? हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, है ना, एथिक्स को, रिलीजन को, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, जो हमारे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, तो उसमें भी यही कोशिश की जाती थी कि बच्चे को जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब जैसे अगर हिंदी है, राइट, या बंगाल में है तो बंगाली है, तमिलनाडु में है तो तमिल, ठीक है, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अपने खुद की कंट्री की लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या संस्कृत, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फिर इसके बाद रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, है ना, जो आपके वेद हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। गेटिंग? और जो एपिक्स होते थे जैसे रामायण या महाभारत, इन सारी चीज़ों को, गीता को, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने में ज़्यादा फोकस किया जाता था,
ठीक है, हमारी कंट्री में, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या कहना था, जब उन्होंने आके देखा तो उनको ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें पढ़ाने का मतलब क्या है ना। उनको लगता था कि ये सब यूजलेस है, राइट। उनका मानना था कि आप बच्चों को मैथ्स सिखाएं, ठीक है, आप उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएं, राइट, डेवलपमेंट के बारे में बताएं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं उनको, ठीक है। तो ये सारा मानना था ब्रिटिशर्स का, राइट। अब वो आकर कंपैरिजन चालू कर देते हैं, ठीक। कंपैरिजन करने में क्या होता है कि यहाँ पर दो टाइप के ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे आपको, राइट। एक को आप कहेंगे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे जो होंगे ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले ओरिएंटलिस्ट लोग आ जाते हैं। ओरिएंटलिस्ट लोगों का क्या मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं या इंडियन लोगों के जो पढ़ाने का तरीका है वो हमसे अलग है, लेकिन वो ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर वो अपनी खुद की लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, अगर वो हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उनको आकर यही काम आने वाली है, ठीक है। अगर आप उनको कुछ और अपना सिखाना चाहते हैं, जैसे अगर आप उनको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए भी उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ ओरिएंटलिस्ट लोग आए, जैसे कि विलियम जेम्स, कोलब्रुक एंड हॉलहेड, ये तीन ओरिएंटलिस्ट लोगों का नाम यहाँ पे आपको बताया गया। इन लोगों का क्या मानना था, इन लोगों के माइंडसेट इस तरीके से थे कि इनके दिमाग में एंशिएंट कल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंशिएंट कल्चर की, अब चाहे वो वेस्टर्न एंशिएंट कल्चर हो या ईस्टर्न एंशिएंट कल्चर हो, ठीक है, मतलब अपनी खुद की कंट्री की भी और इंडिया की भी। और इनको ये समझ में आया धीरे धीरे करके, जब इन्होंने इंडिया आकर इंडिया की लैंग्वेजेस सीखी और यहाँ की सेक्रेड टेक्स्ट जो थे या जो लिटरेचर्स थी, ठीक है, जिसमें चाहे पोइट्रीज हो या स्टोरीज हो, राइट, इन सारी चीज़ों को जब पढ़ा तो इनको समझ में आया कि इंडियन लिटरेचर जो है या जो अरेबिक लिटरेचर है ना, इंडियन एज वेल एज अरेबिक, ये जो लिटरेचर है, ईस्टर्न लिटरेचर जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक लेवल अप वाली बात है, ठीक है। मतलब लोगों का जो सोचने का नज़रिया उनकी बुक्स में दिखता है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। किसका सोचना होता है, विलियम जेम्स, कोलब्रुक और हॉलहेड, ठीक है। लेकिन इन लोगों का ये मानना होता है कि इंडियंस जो है वो खुद अपने कल्चर की ग्लोरी को भूल चुके हैं, तो हमें उनको दोबारा याद दिलानी चाहिए, ठीक है। प्लस इनका ये भी मानना होता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि अब हमने तो दूसरी लैंग्वेज सीख ली ना, हमने पर्शियन भी सीख ली, हमने संस्कृत भी सीख ली, हमने हिंदी भी सीख ली, तो इन सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में या अपने यहाँ की वेस्टर्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि हमारे लोग भी देखें कि इंडिया के लोगों का लिटरेचर जो है या अरेबिक लिटरेचर जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, और कितने अलग अलग वेराइटी से चीज़ों को इसमें लिखा गया है, गेटिंग। तो ये बन जाते हैं ओरिएंटलिस्ट। अब कंपनी और जो वेस्टर्न तरफ के लोग हैं, ठीक है, मेजरली जो कंपनी है उसका ये मानना होता है कि भैया हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, राइट, ये सब फालतू चीज़ें हैं, आप क्यों रिलीजन पढ़ा रहे हो, आप क्यों कल्चर पढ़ा रहे हो। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हो अगर आप लोगों को, तो फिर कोई लिटरेचर या किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, गेटिंग। तो यहाँ पर जब ओरिएंटलिस्ट लोग बोलते हैं कि भैया सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ आओ, इनके यहाँ के लिटरेचर को पढ़ो, इनके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखो, और फिर उनको जान के, उनको समझ के जब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तब ही आप क्या कर पाओगे, यहाँ के लोगों को अच्छे से रूल कर पाओगे, एज वेल एज यहाँ के लोगों के मास्टर्स बन पाओगे, राइट। तो ये जो मास्टर बनने वाला एक पॉइंट था, राइट, ये हमेशा से ब्रिटिशर्स के दिमाग में था। जब वो टेरिटरी पर रूल करने लग जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हर चीज़ से हमें एक मास्टर बनना है, फाइन। अब ये तीन जो होते हैं ये मिलकर बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख के, संस्कृत लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेजेस सीखते हैं और हमारे आगे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, ठीक है, और मिलकर बनाते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये सोसाइटी क्यों बनाते हैं, इसीलिए ताकि इंडियन एज वेल एज अरेबिक लिटरेचर जो है उसको ट्रांसलेट करके दूसरे लोगों को पढ़ाया जा सके, प्लस अपने यहाँ की बुक्स को ट्रांसलेट करके इंडियन के लोगों को पढ़ाया जा सके, गेटिंग। और फिर एक जर्नल के लिए भी निकालते हैं, ठीक है, एशियाटिक रिसर्च नाम से एक जर्नल बनाते हैं तीनों और उसमें काम करते हैं, गेटिंग। ये तो हो गए आपके ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। और ओरिएंटलिस्ट लोगों के चलते क्या होता है कि कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स इनसे अग्री करने लग जाते हैं, और जब अग्री करने लग जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि हमें इंडियंस जो है इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, और इनके मन में अगर हमें एक जगह बनानी है तो हमें इनकी लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1781 में स्टैब्लिश होता है कैलकाटा में एक मदरसा, ठीक है, मतलब मुस्लिम्स के लिए प्राइमरी स्कूल,
राइट, जहाँ पर उनके खुद की लैंग्वेज भी सिखाई गई एज वेल एज उनको थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न नॉलेज से भी अवेयर कराया गया। फिर 1791 में बनारस में खुलेगा आपका हिंदू कॉलेज, जहाँ पर जो सांस्कृतिक लैंग्वेज है या फिर जो वैदिक लिटरेचर है उसको ध्यान में रखा गया। गेटिंग। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो यहाँ पर कुछ और लोग आ जाएंगे जो इनके क्रिटिक्स बन जाएंगे, ठीक है, मतलब जिनको ओरिएंटलिस्ट लोगों की बातें समझ में नहीं आई या फिर उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो इनका क्रिटिसिज्म करने आ गए, राइट। अब इनका क्रिटिसिज्म करने के लिए कौन कौन आ जाएगा? ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिक्स जो होंगे ये होंगे आपके जेम्स मिल एंड मैकॉले, ठीक है। ध्यान रखें ये ओरिएंटलिस्ट है विलियम जेम्स और इनके जो क्रिटिक हैं वो हैं जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल और मैकॉले जब आते हैं, बैबिंगटन मैकॉले, इनका अगर यही कहना होता है कि ये जो ओरिएंटलिस्ट लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर की आप रिस्पेक्ट करें या उनकी लैंग्वेज में उनको पढ़ाएं या उनकी वर्निकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करें, ये सब फालतू बातें, ठीक है। अगर आपको इंडियंस का डेवलपमेंट करना है, अगर आपको उनको सिविलाइज करना है, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को आप उनको पढ़ा लिखा कर किसी एक गवर्नमेंट जॉब पर रखोगे, एक ऑफिशियल पोस्ट पर रखोगे, तो क्या हम उनकी लैंग्वेज में काम करने वाले? नहीं, हम कंपनी है ना, हम वेस्टर्न कंपनी है, तो हम तो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में काम करेंगे। तो क्यों उनको पढ़ाकर उनका समय खराब करना और अपना समय खराब करना, अपने यहाँ के लिटरेचर्स को ट्रांसलेट करना। उनको लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि ये सारी चीज़ें बकवास है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई ही बिकेम द क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, राइट। फिर मैकॉले आते हैं। अब मैकॉले थोड़े और एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पर? मैकॉले का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि इंडियन या अरेबिक, इंडियन एज वेल एज अरेबिक लिटरेचर जो है वो आपके वेस्टर्न लिटरेचर के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनका एक बहुत ही फेमस कोट या एक एग्जाम्पल ये देते हैं किस तरीके से। इनका कहना होता है कि आप जितनी भी ईस्टर्न लिटरेचर है, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो या अरेबिक लिटरेचर हो, आप सारी पूरे लिटरेचर को, ईस्टर्न लिटरेचर को इकट्ठा कर दो और आप वेस्टर्न लिटरेचर से, है ना, यूरोप के किसी एक अच्छी सी लाइब्रेरी के सिर्फ एक शेल्फ की बुक को उसके सामने रख दो, तो पूरी ईस्टर्न लिटरेचर के सामने आपका यूरोप का सिर्फ एक शेल्फ, यूरोपियन लिटरेचर का सिर्फ एक शेल्फ भारी पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनका कहना था कि वो एक शेल्फ भी पूरे ईस्टर्न लिटरेचर से काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। अब ये इनकी इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स आई, जिससे इन्होंने ओरिएंटलिस्ट का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना चालू कर दिया, ठीक है। उनका कहना था कि जब हमारे यहाँ के लिटरेचर इतने अच्छे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनके यहाँ के लिटरेचर को खुद पढ़ें, फिर इनको भी पढ़ाएं और उनको मोटिवेट करें अपनी खुद की लैंग्वेजेस में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैकॉले आ जाएंगे और मैकॉले एक प्लान लेकर आएंगे, ठीक है। प्लान मतलब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेकर आ जाएंगे मैकॉले, जिसमें ये लिखा होगा कि अब से इंडिया में जब भी एजुकेशन आप दे रहे हैं लोगों को, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, ठीक है। मतलब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में अगर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि भैया जब भी आप, कोई भी टीचर पढ़ाएगा इंडिया में किसी को भी, तो वो इंग्लिश में पढ़ाएगा। गेटिंग? दिस वाज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इट वाज ब्रॉट बाय मैकॉले, ठीक है। अब मैकॉले ले तो आते हैं, लेकिन इनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है इंडिया में, ठीक है। कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें अभी तक इंग्लिश समझ नहीं आती थी या जो पढ़ नहीं पाते थे या कभी सीखा नहीं है, ठीक है, आप उनसे बोल रहे हो कि अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशन में वो होगा इंग्लिश। प्लस इनकी जो स्टेटमेंट्स थी ये अपने आप में डेरोगेटरी थी इंडियन लिटरेचर के ऊपर, है ना। कैसे? क्योंकि इंडिया में इतने फेमस पोएट्स और ऑथर्स हुआ करते थे उस समय, और इतने बड़े बड़े एपिक टेक्स्ट लिखे जा चुके थे, जिसके सामने अगर आप उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे? ऑब्वियसली नो, ठीक है। लेकिन मैकॉले के आने के बाद भी ये जो थे, ये कुछ हद तक काम करते हैं, ऑपरेशन में रहते हैं, उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगती है और यहाँ पर भी वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फाइन। प्लस मैकॉले की एक और बात होती है, इनका ये कहना होता है कि इंडियंस को इंग्लिश सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज ना सिखाकर या उसमें ना मोटिवेट करके हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश सीखेंगे तो वो यूरोपियन लिटरेचर जो है या जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको पढ़ पाएंगे,
और साथ में वो ये चीज़ें देख पाएंगे कि लैंग्वेज के कारण, एक लैंग्वेज को सीख लेने से और उसमें काम करने से क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जितना डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना डेवलपमेंट उनकी खुद की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाने से हम कभी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि जब आप इंग्लिश पढ़ाओगे, जब आप उनके ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर दोगे या जब आप उनके कल्चर को चेंज कर दोगे तो आप उनको सिविलाइज कर दोगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओरिएंटलिज्म और उनके क्रिटिक्स, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स का मतलब यहाँ पर है ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स का मतलब यहाँ पर है ट्रेड, राइट। अब ये क्या नया इशू है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इससे पहले एक और चीज, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है? चार्ल्स वुड करके एक ऑफिशियल होते हैं कंपनी के, ठीक है। एक्चुअली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मतलब ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होती है कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। तो वहाँ से एक ऑर्डर आता है, एक मेंबर होते हैं चार्ल्स वुड नाम के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा से आगे होते हैं, तो इनको बोला जाता है कि आप एक डिस्पैच तैयार करो। डिस्पैच तैयार करने का मतलब है एक अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, या एक फॉर्मूला तैयार करो जिसकी थ्रू हम क्या करेंगे, इंडियंस को पढ़ाएंगे। मतलब चार्ल्स वुड को बोला गया कि आपको एक फॉर्मूला या एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है जिसको हम इंडिया भेजेंगे और फिर इंडिया में हम एजुकेशन उसी हिसाब से करवाने वाले हैं, राइट। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या करेंगे 1854 में, आई गेस, राइट। तो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या कर देंगे, चार्ल्स वुड क्या करेंगे, एक डिस्पैच बनाकर उसको इंडिया में भेजेंगे और फिर इंडिया में उसके ही अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी थी, राइट। एक और कारण था, एजुकेशन फॉर कॉमर्स मतलब ट्रेड। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ट्रेडर ही तो थे ना। धीरे धीरे करके जब उनको ट्रेड में परेशानी होने लगी, जब उनको टैक्स देने पड़े, उनको कहीं पर हिंड्रेंसेस आए, तब उन्होंने क्या किया, रूलिंग करने के बारे में डिसाइड किया, ठीक है। तभी वो टेरिटरी से ट्रेड पर आ गए, सॉरी ट्रेड से टेरिटरी पर आ गए, राइट। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडर थे तो दिमाग तो ट्रेडर वाले ही लगाएंगे, है ना। इनका ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जब हम ब्रिटिशर्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, जब हम उनका ड्रेसिंग सेंस या उनकी फूड हैबिट्स या उनका कल्चर वेस्टर्नाइज कर देंगे, तब क्या होगा कि उनका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब उनका टेस्ट वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगा, तब हमारे मार्केट में जो हमारे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल शूज़, ठीक है, शूज़ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब इनिशियली इंडियंस शूज़ नहीं पहना करते थे, ठीक है। अब शूज़ नहीं पहना करते थे, ठीक है, मान लेते कि हमारे यहाँ पहले लेदर के शूज़ नहीं बनते थे, तो हमारे इंडियंस जो है वो लेदर के शूज़ नहीं पहनते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स पहनते थे, ठीक है। जब उनको ये समझ में आया कि हम शूज़ तो बना रहे हैं लेकिन इसके लिए मार्केट नहीं है, ठीक है, हमारी कंट्री में तो बिक रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में हम थोड़ा बहुत बेच पा रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोगों को शूज़ पहनना सिखा दें तो लोग शूज़ खरीदने लग जाएंगे, और खरीदने लग जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ा, ठीक है। कैसे बढ़ा? जब उन्होंने लोगों को शूज़ पहनना सिखा दिया, राइट। तो उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि भैया जब आप सूट पहनेंगे, टाई लगाएंगे, शूज़ पहनेंगे, तब आप सिविलाइज लगेंगे, तब आप जेंटलमैन लगेंगे। जब इन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को शूज़ पहनना सिखा दिया तो इनके शूज़ की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उनका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा, ट्रेड बढ़ते गया आगे, गेटिंग। तो एक एम ये भी था इंडियंस को एजुकेट करने का। ऐसा नहीं था कि इंडियंस का भला चाह रहे थे इसलिए एजुकेट कर रहे थे, एजुकेट इसलिए कर रहे थे ताकि उनसे खुद फ़ायदा ले सके, है ना। और एक फ़ायदा उसका क्या था, ट्रेड, ठीक है, ताकि लोगों का टेस्ट उस तरीके से डेवलप हो जाए, है ना। हम आपको बोलेंगे कि जैसे होता है ना कि आप कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है, और कोई दुकानदार के पास कोई नया प्रोडक्ट आया है ना, आप उसको यूज़ नहीं करते, तो वो आपको बार बार उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि अच्छा तुम ये यूज़ नहीं करते, तुम्हें ये यूज़ करना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ऐसे अच्छा लगेगा, वैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स भी अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे, बस हमारा टेस्ट डेवलप करके उन चीज़ों में, राइट। सो दिस वॉज एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ठीक है। चलो,
सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, राइट। विलियम एडम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्कॉटिश पर्सन थे, ठीक है। अब विलियम एडम्स क्या करते हैं 1830s में, राइट, 1830s में विलियम एडम्स बिहार और बंगाल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बिहार एंड बंगाल, राइट। बिहार और बंगाल जाएंगे और घूम घूम कर सर्वे करेंगे कि कैसे पढ़ रहे हैं लोग। तो इनको समझ में आता है कि इंडिया में कोई प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम नहीं है ना। ऐसा नहीं होता कि एक प्रॉपर बिल्डिंग है जिसको आप स्कूल बोल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या उनके पास कोई सफिशिएंट टेक्स्ट बुक्स हैं या एक प्रॉपर मैनेज्ड टाइम टेबल है, एग्जामिनेशंस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इनको समझ में आता है कि इंडिया में चलता है कंसेप्ट ऑफ पाठशाला, राइट। अब ये पाठशाला क्या है? पाठशाला का मतलब होता था कि एक स्मॉल ग्रुप जिसमें लगभग 20 बच्चे होंगे, ठीक है। मतलब हर एक पाठशाला में एक टीचर होगा जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, और बच्चे लगभग 20, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और पूरे इंडिया में लगभग ऐसे 1 लाख पाठशाला चल रहे हैं, मतलब करीब 20 लाख बच्चों को आराम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पाठशाला, इनको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, पाठशाला एक कुछ सिस्टम है जिसके हिसाब से काम चलता है। तो ये पाठशाला उसको और ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तो उनको पता चलता है कि पाठशाला ऑर्गेनाइज कराने वाला कौन है। या तो कोई टीचर है जो खुद अपने घर पर पढ़ा सकता है ना, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, या किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी टेम्पल में, है ना, या फिर कोई रिच पर्सन है वो इन चीज़ों को पाठशाला ओपन कर सकता है, एक टीचर को रख सकता है, राइट। और लगभग 20 बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ये जो 20 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अंडर अ पाठशाला, यहाँ पर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ओरल नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। राइटिंग पे और रीडिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जितना ओरल मेमोराइजेशन पे किया जाता है, राइट। दूसरा, यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है, राइट। मतलब टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, गेटिंग। देयर विल बी नो एग्जामिनेशंस, डन। फिर फीस जो है कोई रेगुलर नहीं है, ठीक है। फीस कैसे मिलेगी कि जिस बच्चे के पेरेंट की जितनी कैपेसिटी है वो उतना प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर हार्वेस्टिंग के टाइम पाठशालाज नहीं होती, वाई? सो दैट दी चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू फार्मर फैमिलीज दे कैन गो एंड हेल्प देयर पेरेंट्स इन दी हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, मतलब कि सारी क्लासेस के बच्चे, सारी एज ग्रुप के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस नहीं है, अलग अलग टाइम नहीं है उनके लिए, गेटिंग। फिर साइंटिफिक एजुकेशन नहीं मिल रही उनको, है ना। वो क्या कर रहे हैं, जो लिटरेचर्स हैं या जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनको ही पढ़ रहे हैं, लैंग्वेजेस को ही पढ़ रहे हैं, या पोएम्स ही रीड कर रहे हैं, पोएम्स को ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और वैल्यूज ज़्यादा सिखाई जा रही हैं, एथिक्स ज़्यादा सिखाया जा रहा है, या बेसिकली उनको लाइफ स्किल्स सिखाई जा रही है वहाँ पर, है ना। कि पाठशाला में अगर बच्चे हैं और टीचर के पास कुछ काम है, उसको खाना बनाना है, तो वो बच्चों से खाना भी बनवा सकते हैं ना, जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम, जैसे आपने रामायण या महाभारत में देखा होगा, ठीक है। कि बच्चे को हर तरीके के काम सिखाए जाते थे कि जंगल से लकड़ी लाना है तो आप काम करोगे, साफ सफाई करनी है, खुद का ध्यान रखना है, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करना है ना। तो ये सारे काम वहाँ पर पाठशाला में लोग बच्चों को सिखाए जा रहे थे, राइट। अब एडम्स स्मिथ अपनी रिपोर्ट में इसको छाप देते हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट छापते हैं और ब्रिटिशर्स इसको देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो कुछ भी हो रहा है ना। मतलब ऐसे थोड़ी ना एजुकेशन दे सकते हैं आप, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर विलियम एडम्स की रिपोर्ट के बाद इस पाठशाला सिस्टम को चेंज करने के बारे में बात होती है, लेकिन एकदम से पाठशाला को चेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? कारण था कि ब्रिटिशर्स को एजुकेट करने में तो इंटरेस्ट था, लेकिन अर्लियर दे वर ओनली फोकसिंग ऑन हायर एजुकेशन, राइट। दे वर ओनली फोकसिंग ऑन हायर एजुकेशन। और इसका कारण एक ये भी होता है कि जब कुछ इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग इंडिया में जब ये चीज़ देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कॉलेजेस खोल रहे हैं या स्कूल्स खोल रहे हैं, या वो हमें एजुकेट करने में इंटरेस्टेड है, वेस्टर्न साइंस हमें पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स को मोटिवेट करते हैं कि आपको और कॉलेजेस और स्कूल खोलने चाहिए, ताकि जो बच्चे कॉलेजेस में आ गए हैं या जो हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो कुछ ऐसा गेन कर सके नॉलेज जिसकी मदद से उनको आपकी तरफ से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। या बच्चे जो है वो भी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ थोड़ा सा अवेयर हो जाए, डेवलपमेंट कर पाए अपना, गेटिंग। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स मोटिवेट होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो ये कॉलेजेस खोलेंगे,
है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पर इंग्लिश होगा, लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वेस्टर्न साइंस सिखाया जाएगा, ठीक है, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इनको सिखाई जाएंगी, गेटिंग। लेकिन क्या होगा कि हायर एजुकेशन पे काम करते करते ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल से पढ़ के आ रहे हैं पाठशाला सिस्टम से, जब आप इनको एकदम से उठाकर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में या स्कूल्स में डाल दे रहे हो तो वो कोप नहीं कर पा रहे उसके साथ, राइट। तो लेटर दे रियलाइज कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना ही पड़ेगा प्राइमरी लेवल पर, गेटिंग। तो प्राइमरी लेवल पर जब वो फोकस करने की बात करते हैं तो यहाँ पर पाठशालाज में इंटरफेरेंस चालू हो जाता है। पाठशालाज में इंटरफेरेंस कैसे चालू होता है, वो ये नहीं बोलते कि हम स्कूल्स खोल रहे हैं सारे लोग इसमें आ जाओ, पाठशालाएं बंद कर दो, नो। बाय, क्योंकि पिछले लेक्चर्स आपने देखे हो 3rd 4th 5th चैप्टर वाले, तो उसमें मैंने एक लाइन जगह यूज़ की कि ब्रिटिशर्स को काम कराना था सारा, बट दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली, राइट। किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी कभी ब्रिटिशर्स ने ये नहीं सोचा कि हम सीधा अपने ऊपर ले लेते हैं, नो। दे वांटेड द प्रॉफिट, दे वांटेड द वर्क टू बी डन, बट दे नेवर वांटेड टू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को सुधारना है तो पाठशालाज बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हम पाठशालाज में ही क्या करेंगे, थोड़े थोड़े कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, वहीं पर हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कराते हैं। तो किस टाइप के इंप्रूवमेंट कराएंगे, ये बोलते हैं पाठशालाज को कि भैया हम आपको देते हैं गवर्नमेंट एड, राइट। गवर्नमेंट एड मीन्स, एड का मतलब होता है हेल्प, राइट। अब गवर्नमेंट की तरफ से हम आपको एक हेल्प देंगे, कौन सी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प किस लिए, आप क्या करें, आप पढ़ाएं, आप लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाएं, कोई परेशानी नहीं है, बट यू हैव टू टेक अ रेगुलर फी, राइट। देन देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम टेबल, देयर शुड बी अ प्रॉपर सिलेबस। अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देयर शुड बी एनुअल एग्जामिनेशंस। जो पाठशाला का गुरु या टीचर है वो क्या करेगा, वो हमको एक रिपोर्ट तैयार करके देगा, है ना, एक डेफिनेट टाइम पीरियड पर एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए कि पाठशाला में काम किस तरीके से हो रहा है। कोई हार्वेस्टिंग के लिए कोई अलग से लीव नहीं मिलेगी, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है हार्वेस्टिंग के टाइम तो उसको एज एन इनडिसिप्लिन देखा जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें किसने इंट्रोड्यूस करा दी, ब्रिटिशर्स ने, है ना। कंपनी ने किस में इंट्रोड्यूस कराई, पाठशालाज में। अब यहाँ पर सारे टीचर्स को फोर्स नहीं किया गया है, सारे पाठशालाज को फोर्स नहीं किया गया कि आप हमारी गवर्नमेंट एड जो है उसको ले और हमारे अकॉर्डिंग काम करें, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो भी व्यक्ति या जो भी पाठशाला हमारे हिसाब से चल रही है ना, एग्जाम्स ले रही है, प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन कर रही है और रीडिंग राइटिंग पे फोकस कर रही है, वेस्टर्न एजुकेशन सिखा रही है, तो उन लोगों को हम फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं। अब जिन पाठशालाज को गवर्नमेंट एड मिली उन्होंने बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, है ना, और उनका जो एक पूरा तरीका था वो ज़्यादा सिस्टमेटिक लगा लोगों को, तो ज़्यादा एनरोलमेंट्स कहाँ बढ़ने लग गए, जो गवर्नमेंट एडेड पाठशाला थी। और जो गवर्नमेंट एडेड पाठशालाज नहीं थी, ठीक है, मतलब जिन पाठशालाज ने गवर्नमेंट की मदद नहीं ली, जिन्होंने अपने हिसाब से पढ़ाना कंटिन्यू रखा, वहाँ पर एनरोलमेंट्स काफ़ी कम हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पाठशाला गवर्नमेंट की मदद नहीं ले रहे थे, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, गेटिंग। और ज़्यादा एनरोलमेंट्स कहाँ जाने लगे, ये गवर्नमेंट एडेड पाठशालाज में, ठीक है। नॉट ओनली फाइनेंशियल एड, इन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट पंडित को भी रखा। अभी गवर्नमेंट पंडित क्या होता है, इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे गवर्नमेंट पंडित का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल रख दिया है इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से, कि आपको जाना है पाठशाला में, गवर्नमेंट एडेड पाठशाला में जाना है और वहाँ का इंस्पेक्शन करते रहना है, ठीक है। वहाँ के लोगों को गाइड करते रहना है कि किस तरीके से काम होगा, राइट। अगर वो कोई काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू इन्फॉर्म अस, गेटिंग। तो इस तरीके का काम किसने किया, गवर्नमेंट एडेड पाठशालाज, राइट। यहाँ पर एनरोलमेंट्स बढ़े, जो जिन पाठशाला से मदद नहीं ली वहाँ पर एनरोलमेंट्स कम होते चले गए और उनका कॉम्पिटिशन जो था, ठीक है, मतलब उनको लोग इंडियंस खुद ही अपने बच्चों को ज़्यादातर कहाँ बेच रहे थे, गवर्नमेंट एडेड पाठशाला में, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ थी, राइट। ज़्यादा टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जा रही थी उनको, है ना, उनको टेबल बेंचेस पे बिठाया जा रहा था, राइट। एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग पे प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें वहाँ सिस्टमेटिक थी, तो यहाँ पर एडमिशन्स कम हुए, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की,
राइट। यहाँ पर नए सब्जेक्ट्स जो हैं उनको, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स जो है उनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि इंडियंस को अगर आप वेस्टर्न साइंसेस पढ़ाएंगे या वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो वो उनका मोरल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। साथ में वो अच्छी चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे, खुद का डेवलपमेंट करना है या देश दुनिया में किस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ रहा है, साइंस की मदद से बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। गेटिंग। लेकिन ये चैप्टर जो है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं ब्रिटिशर्स के नज़रिए से बताई जा रही हैं, राइट। यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडियंस सभ्य नहीं थे। इंडियन सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पुराना है, और साथ में हमारा मोरल डेवलपमेंट जो है वो बाकी किसी कंट्री से उस समय काफ़ी ही ज़्यादा था, राइट। जिसका कारण क्या है कि हमारे कल्चर में सारी चीज़ों को रिलीजन से जोड़ा गया है और वहाँ से हमको एक मोरल कैरेक्टर दिया गया है ना। अब धीरे धीरे करके, अब तो वैसे भी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर आप इंडियन है तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वेस्टर्न कंट्री की फॉलो कर रहे हैं, राइट। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस से हो, फूड हैबिट से हो, या कल्चरल हैबिट्स हो आपकी, बहुत सारे, आप सब कुछ क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण मिक्सअप हो गया है, राइट। इसके कारण क्या हो रहा है कि अब आप ये मोरल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट बैक देन वहाँ पर जब ये स्टेटमेंट दी गई कि इंडियंस का मोरल डेवलपमेंट होगा, तो उस समय बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमारा ऑलरेडी मोरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, हम एथिक्स में, वैल्यूज़ में, कल्चर्स में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, राइट। चलो, ये देख लिया हमने अपनी पाठशाला की कंडीशन क्या हो गई, राइट। इसके बाद फिर भी यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग अभी भी बिल्कुल, जिनका माइंडसेट रहेगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न साइंसेज इंक्लूड कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कुछ लोग जिनको ये लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे इंडियंस के दिमाग को पल्यूट कर रही हैं, हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उनका माइंडसेट अलग तरीके का रहेगा। गेटिंग। यहीं से आपको दो आइडियोलॉजीज देखने को मिल जाएंगी, वन ऑफ महात्मा गांधी एंड अनदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन दोनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, राइट। देखो, महात्मा गांधी जो होते हैं, ही वॉज हाईली क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी का मानना होता है कि वेस्टर्न एजुकेशन की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ करना चाह रहे हैं, ये सिंपली हमारे कल्चर को, हमारे कस्टम्स को, हमारे रिचुअल्स को डिस्टर्ब करने की एक प्रैक्टिस है, राइट। हम जो अपनी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते आ रहे हैं, हम जो अपनी ईस्टर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या हम जितना भी साइंस, ऐसा नहीं था कि इंडिया में उस समय साइंस नहीं था, ठीक है। इंडिया में डॉक्टर्स भी हुआ करते थे, इंजीनियर्स भी हुआ करते थे, बहुत सारे अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग इंडिया में उस समय मौजूद थे। लेकिन क्योंकि हम उसको, दुनिया को नहीं दिखा पाए, इसलिए बाकी लोगों को ये लगता रहा कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, राइट। ये हमारे पास मैथमेटिशियंस की भी कोई कमी नहीं थी, राइट। आर्यभट्टा, रामानुजन, बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया में काफ़ी ब्रिलियंट थे किसी और वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर महात्मा गांधी का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों के दिमाग को करप्ट कर रही है, हमारे कल्चर को करप्ट कर रही है। इसलिए उन्होंने, जब नेशनल मूवमेंट चलते हैं, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह जब चलते हैं, तो वो बहुत इनिशियल लेवल पर ही वहाँ पर पढ़ने, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को बोलते हैं, या पढ़ाने वाले लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को बोलते हैं कि आपको इन सारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ना चाहिए, ठीक है, इनको बॉयकॉट करना चाहिए। फाइन। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। इनका कहना था सिर्फ आप इंडियन लिटरेचर्स पढ़ाएं या आप अपने यहाँ ईस्टर्न कल्चर को पढ़ाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे यहाँ के लोगों की एक सेल्फ डिपेंडेंट मेंटालिटी बनी रहे, है ना। हम किसी और के कल्चर को इतना प्रेज ना करें कि हम अपना कल्चर भूल जाएं। गेटिंग। सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी, राइट। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही जाने माने ऑथर हुआ करते थे, अभी भी हैं, ठीक है। प्लस बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे रखा जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। इवन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर केम टू वन पॉइंट इन सो मैनी थिंग्स। लेकिन इस वेस्टर्न एजुकेशन के अगर आप कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो दोनों एकदम ही अलग अलग डायरेक्शन में बात करते थे, ठीक है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का ये कहना था
कि वेस्टर्न एजुकेशन पूरी तरह खराब नहीं है ना। अगर आप चाहें तो वेस्टर्न एजुकेशन की जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी, जिन चीज़ों से अभी तक हम अवेयर नहीं है, अगर हम अपने इंडियन कल्चर के साथ उनको इंक्लूड करके पढ़ा दें, है ना, मतलब अपने कल्चर की रिस्पेक्ट पूरी करें, अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके यहाँ जो चीज़ें अच्छी हैं अगर हम उनको मिलाकर पढ़ा लें, कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ा लें, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, राइट। इनका अल्टीमेटली कहना ये था कि हमारे यहाँ के लोगों की लाइफ बेटर होनी चाहिए, है ना, जैसी आज है उससे ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को हम बाहर जा रहे हैं और हम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, राइट। सो ही वॉज इन द फेवर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड थिंग्स ऑफ बोथ द कल्चर, है ना। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम इंक्लूड करके उनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपने यहाँ के लोगों को पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, राइट। प्लस गुड थिंग्स पे क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि इनका ये मानना था कि हर कल्चर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से आउटडेटेड होती चली जाती हैं, या हो सकता है मोरली गलत लगे आपको, तो उन चीज़ों को आप दोनों कल्चर से हटाकर पढ़ा सकते हैं। देन तो इन दोनों की आइडियोलॉजी में यहाँ पर डिफरेंस होता है। थोड़ा सा हमको टैगोर के बारे में और पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर में मेंशन किया गया है शांति निकेतन को, राइट। शांति निकेतन क्या है, अगर आप इस वर्ड को तोड़ दें हिंदी में, तो शांति का मतलब होता है पीस और निकेतन का मतलब होता है अबोड या फिर घर। निकेत, हिंदी में निकेत का मतलब है घर, राइट। तो टैगोर्स अबोड ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन। टैगोर फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड उनको आर्ट में और या आप कहें ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। आर्टिस्ट जैसा उनका दिमाग था। प्लस ही नेवर लाइक द आइडिया ऑफ स्कूल, उनको कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं आया, है ना। उनको लगता था कि ये चार दीवार में हम क्यों एक बच्चे के दिमाग को हम लिमिट क्यों कर रहे हैं, राइट। उनको लगता था कि ये जो डिसिप्लिन तरीके से आप सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ही चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या हो रहा है, उस बच्चे की जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है या जो उसका एक इंडिविजुअल खुद का एक मन है पढ़ने का या कुछ सीखने का या कोई भी तरफ जाने का, वो उसमें ख़त्म होता है ना। उसको इतना लिमिट कर देते हैं, आप सारे बच्चों को एक ही चीज़ कराना चाहते हैं, राइट। इसीलिए जब रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े होते हैं तो इनका मानना होता है कि मैं एक ऐसी जगह खोलूँगा, एक ऐसा स्कूल खोलूँगा जहाँ पर बच्चे नेचर के साथ जुड़कर पढ़ेंगे, है ना, और जो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन शांति निकेतन की एक स्पेशलिटी थी कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज एज वेल एज आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में पढ़ाई जाती थी, है ना। जिस बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और अननेसेसरी सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ने के बारे में फोर्स नहीं किया जाता था, राइट। प्लस ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट, डांस, पोइट्री, म्यूजिक, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, ठीक है। अब वेगली ख़त्म नहीं करेंगे चैप्टर के, हाँ सारा कुछ पढ़ दिया छोड़ दिया, राइट। ये जो अभी तक आपका डिबेट है ये आज भी चल रहा है ना। आज भी आप अपने घर में बड़ों को बात करते हुए सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ कोई मानता है कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन आ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किसी को लगता है कि अच्छी चीज़ है, किसी को लगता है कि नहीं खराब चीज़ है, हम अपने खुद के कल्चर को याद नहीं रख पा रहे हैं, गेटिंग। तो ये जो डिबेट है इसमें पढ़ने की जगह, बहस करने की जगह बेहतर क्या होता है, बेहतर होता है कि आप दिमाग से काम लें। दिमाग से काम कैसे लेंगे, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की इस चीज़ को ध्यान रखें। हर कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं या कहीं पर भी दुनिया में आपको जो चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है उसको सीखने में बुराई क्या है। और अगर आपके खुद के अंदर या आपके खुद के घर में, खुद के कल्चर में कोई बुराई है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको छोड़ देने में, उसको ख़त्म कर देने में बुराई क्या है, गेटिंग। मतलब किसी भी कल्चर को सही या गलत या अच्छा या बुरा कहने का कोई मतलब नहीं है। यू एज एन इंडिविजुअल हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आपको कौन सी चीज़ें सीखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं सीखनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि अगर मैं एक वेस्टर्न ड्रेसअप को सपोर्ट कर, अगर मैं एक जीन्स टॉप पहन के घूम रही हूँ, ठीक है, तो डजेंट मीन्स कि मैं अपने खुद के कल्चर को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब वहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप अपने कल्चर की भी रिस्पेक्ट करें और दूसरे कल्चर से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको भी गेन कर सकते हैं, गेटिंग। अगर मैं जीन्स टॉप पहनी हूँ डजेंट मीन्स कि मुझे साड़ी को डिमेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं,
राइट। जब मुझे लगता है कि मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ, जीन्स टॉप में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं ये पहन सकती हूँ। जब मुझे लगता है मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं वो पहन सकती हूँ। गेटिंग? डिबेट अगर आप कर भी रहे हैं ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बारे में, तो मेक श्योर कि वो अननेसेसरी किसी भी तरफ ना जाए, है ना। एक थोड़ा दिमागदार व्यक्ति की तरह आप उसमें डिबेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ पर आपको आइडियाज़ कैसे फॉलो करने चाहिए, गुड थिंग्स वाले, राइट। चलो, सो दिस वॉज अबाउट दी चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर का नाम जो है, इसको ध्यान रखें कि ये ब्रिटिशर्स के नज़रिए से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट इट डजेंट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने इंग्लिश को सीखा या जो हमने वेस्टर्न साइंसेस को सीखा वो यूजलेस था, राइट। क्योंकि आज कहीं ना कहीं उस नॉलेज से भी हमको एक बहुत ग्रोथ मिली है, हमारी कंट्री को ग्रोथ मिली है, और अगर हम उस समय नहीं पढ़ते तो हमें आज पढ़ना पड़ता। गेटिंग? तो बेटर है कि आप दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर आगे चलें और अच्छी चीज़ों को सीखते जाएं, खराब चीज़ों को छोड़ते चले जाएं। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, उसमें हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमने जब ब्रिटिशर्स हमारे इंटरफेयर करने लगे, दैट इज़ ओके, लेकिन हमारे यहाँ के खुद के कुछ लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें गलत हैं जो हमारे यहाँ के ही लोगों को नुकसान दे रही हैं, तो हमने उनको चेंज किया, हमने उनमें रिफॉर्म्स लेकर आए, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला चैप्टर और उसके बाद वाला चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप लास्ट तक मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहे हैं, तो लीव अ हार्ट इन दी कमेंट, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, जल्दी जल्दी लेक्चर को बनाकर अपलोड कर सकूँ, राइट। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।